जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम +2 में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 दैट इज़ लॉज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस चैप्टर में हम उत्पादन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अब लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। मतलब साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है लॉज ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के नियम दो तरह के होते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल। मतलब यहाँ पर हम रिटर्न्स टू फैक्टर को कहेंगे साधन के प्रतिफल और रिटर्न्स टू स्केल को कहेंगे पैमाने के प्रतिफल। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता रखा है इनके बारे में। रिटर्न टू फैक्टर में आपने पढ़ा क्या होता है, एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है जबकि दूसरा फैक्टर हमारा फिक्स्ड होता है। एक साधन हमारा परिवर्तनशील होगा, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें हम स्थिर मानेंगे। जबकि रिटर्न टू स्केल में क्या होता है बच्चों, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जितने भी हमारे साधन हैं वो सारे के सारे परिवर्तनशील हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। फिर फैक्टर रेशो चेंज, जो रिटर्न टू फैक्टर है बेटा, इसमें हमारा जो साधनों का अनुपात है वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी फिक्स है। लेकिन इसमें क्योंकि सारे ही परिवर्तनशील हैं तो जो हमारा फैक्टर रेशो है दैट रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो ये मेन इनमें दोनों में डिफरेंस है। फिर भी हम इनके बेसिक डिफरेंसेस देखो पढ़ेंगे दोनों में क्या हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये बेटा आपको 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो आपने ये लर्न करने हैं। उत्पादन फलन के प्रकार, जो रिटर्न टू फैक्टर है दैट आर स्टडीड विद रेफरेंस टू वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब इसे किस संदर्भ में पढ़ा जाता है कि परिवर्तनशील अनुपातिक नियम है। क्यों? क्योंकि हमारा फैक्टर रेशो चेंज होता है। जबकि जो रिटर्न टू स्केल है, पैमाने के प्रतिफल है, दीज आर स्टडीड विद रेफरेंस टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसे कैसे पढ़ा जाता है? इसे स्थिर उत्पादन अनुपात का नियम के अकॉर्डिंगली पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था इसमें फैक्टर रेशो हमारा कांस्टेंट रहता है। सेकेंड मेन देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब जो वेरिएबल परिवर्तनशील साधन है उनकी संख्या। जो रिटर्न टू फैक्टर तभी अप्लाई होगा जब हमारा एक फैक्टर वेरिएबल होगा, एक साधन हमारा परिवर्तनशील होगा, जबकि अदर फैक्टर रिमेन हमारे फिक्स रहेंगे। जो रिटर्न टू स्केल है बेटा, ये तब अप्लाई होगा जब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। जब सारे साधन के जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो वेरिएबल होंगे तभी हमारा रिटर्न टू स्केल अप्लाई होगा। तो ये इसका मेन बेसिक सेकेंड डिफरेंस था। अब देखिए आगे इसके नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमारा पैमाने का उत्पादन, उत्पादन का पैमाना। रिटर्न टू फैक्टर में क्या है, हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का पैमाना है, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन रिटर्न टू स्केल, क्योंकि ये है ही पैमाने के प्रतिफल, तो इसमें हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है ऑट टू चेंज, वो चेंज हो सकता है। फिर आता है हमारा फैक्टर रेशो, साधन का अनुपात। Return to scales, these are studies one assumption that factor ratio remain constant। इसमें जो हमारा फैक्टर्स का रेशो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रिटर्न टू फैक्टर में मैंने अभी बताया था हमारा जो रेशो है वो चेंज हो जाता है। टाइम पीरियड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं भी पूछा जा सकता है। जो रिटर्न टू स्केल है वो तभी पॉसिबल है जब लॉन्ग पीरियड होगा, लॉन्ग पीरियड में पॉसिबल है, जबकि रिटर्न टू फैक्टर जो हमेशा शॉर्ट पीरियड में पढ़ा जाता है। अब देखिए, अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों। व्हाट इज़ रिटर्न टू फैक्टर? रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है? व्हेन द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग, जब हम एक साधन का अनुपात बढ़ाते जाते हैं, वाइल अदर ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, दूसरे साधन हमारे स्थिर रहते हैं, देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स, तो इन साधनों के बीच में जो अनुपात है दैट इज़ आल्टर्ड। आल्टर्ड मतलब वो चेंज हो जाता है। फर्स्टली क्या होगा, टोटल आउटपुट में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले हमारा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा, देन टोटल आउटपुट में इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। फिर हमारा कुल उत्पादन एक स्थिर अनुपात से बढ़ेगा, देन टोटल आउटपुट में इंक्रीज ओनली, तब हमारा यहाँ पे ये नहीं लिखना आपने, टोटल आउटपुट नहीं, बट अ स्टेज मस्ट कम। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन टोटल आउटपुट विल इंक्रीज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। हमारा जो टोटल आउटपुट है वो बढ़ेगा, लेकिन अब उसकी रेट जो है वो डिमिनिशिंग हो जाएगी, वो घटने लग जाएगी। सो रिटर्न टू फैक्टर शोज 3 फेसेस। तो इसका मतलब जो रिटर्न टू फैक्टर है इसकी 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। पहली अवस्था क्या होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, मतलब जो हमारा बढ़ते हो जाएंगे साधन के प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, समान साधन के प्रतिफल हो जाएगा।
और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब घटते साधन के प्रतिफल, जिसे कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, घटते प्रतिफल के नियम भी कहते हैं। अब हम एक एक स्टेज को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज आएगी बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मतलब बढ़ते साधन के प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति इन विच टोटल आउटपुट टेंड्स टू इंक्रीज, जिसमें हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती हुई दर पर, व्हेन मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करेंगे स्थिर साधनों के अनुपात से। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी इंक्रीजिंग, हमारा जो वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट MP है वो भी बढ़ेगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी डिक्रीजिंग, लेकिन जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, उत्पादन की जो सीमांत खर्चा है हमारा, दैट मस्ट बी डिमिनिशिंग, वो क्या हो जाएगा? वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब इसको टेबल के थ्रू कैसे हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर को। यहाँ मैंने यूनिट्स ऑफ लेबर ली जो कि वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3 4 5। यहाँ यूनिट्स ऑफ लैंड है जो कि हमारा फिक्स फैक्टर है। देखिए TP को मैंने इंक्रीज़ किया है, पहले 4 फिर 10 फिर 18 फिर 28 फिर 40। इसका मतलब देखिए ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब हमें रेट इंक्रीजिंग देखनी हो तब हम MP निकाल लेते हैं। MP निकालनी आपको आती है, माइनस करते जाएंगे TP ऑफ n -1 4 6 8 10 12। तो ये रेट बता रहा है, देखो इंक्रीजिंग रेट से हमारा TP इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसको डायग्राम में बनाए तो देखिए यहाँ मैंने लिया वेरिएबल फैक्टर x एक्सिस पे, यहाँ मैंने TP लिया। ये मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंगली, टेबल के अकॉर्डिंगली डायग्राम ड्रॉ किया तो TP की शेप देखो इंक्रीजिंग ऐसे आएगी, और MP हमारा देखो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो MP ऐसे बनेगा। यहाँ मैंने MP लिया, यहाँ मैंने TP लिया, नीचे हमने लेबर को लिया है। टेबल के अकॉर्डिंगली ये डायग्राम पॉइंट्स लगा के ड्रॉ किया। तो यहाँ डायग्राम से हमें क्या पता चलता है? TP इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, कि TP इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। एंड सेकेंड डायग्राम क्या शो कर रहा है? MP इज़ इंक्रीजिंग, MP हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए आते हैं इसके कॉजेज़, इसके क्या कारण हैं, क्यों ये ऐसा होता है। फर्स्ट पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसका पूरा प्रयोग होना शुरू हो जाता है। देखो बच्चों स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो हमारा अच्छे से यूज़ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसका पूरा प्रयोग होने लग जाता है, दैट इज़ अंडर यूटिलाइज, वो अभी पूरा प्रयोग नहीं हुआ। सो व्हेन वेरिएबल फैक्टर इज़ यूज्ड विथ फिक्स्ड फैक्टर, जब हम स्थिर साधन को फिक्स्ड फैक्टर के साथ यूज़ करते हैं, इट विल गेट फुली यूटिलाइज, तो ये पूरी तरह से प्रयोग होने लग जाता है। देन MP टेंड्स टू इंक्रीज, इसीलिए हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकेंड आता है देखो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो परिवर्तनशील साधन है उसकी कुशलता भी बढ़ने लग जाती है। व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर अप्लाइड, जब हम ज़्यादा लेबर की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर अप्लाइड, काम कई हिस्सों में बढ़ जाता है। इट रेजिज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इससे उनमें स्पेशलाइजेशन आता है, उनकी कुशलता बढ़ने लग जाती है। सो MP टेंड्स टू इंक्रीज, इसीलिए भी जो MP है वो हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, साधनों के बीच में एक अच्छा संबंध बनने लग जाता है। व्हेन वी यूज़ फिक्स्ड फैक्टर विद एडिशनल फैक्टर, जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं, इट इम्प्रूव्स द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, इससे उनके बीच में बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, स्थिर और परिवर्तनशील साधन, इन दोनों के बीच में जो डिग्री है सहसंबंध की वो बढ़ने लग जाती है, अच्छी होने लग जाती है। सो टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजेज रेट, तो जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर पर बढ़ता है। अब देखिए सेकंड हमारी टाइप आती है, सेकंड अवस्था, सेकंड फेस आती है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, समान साधन के प्रतिफल। अब ये क्या होती है? इट रेफर्स टू स्टेज, ये एक ऐसी अवस्था है व्हेन इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब परिवर्तनशील साधनों की जब हम बढ़ती दर पर प्रयोग करते हैं, नो मोर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इससे क्या होता है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है बच्चों वो इंक्रीज़ नहीं होता, रादर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर टेंड्स टू स्टेबलाइज, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्थिर हो जाता है, स्टेबलाइज होता है, स्थिर होना। सो टोटल आउटपुट इंक्रीजेज, तो कुल उत्पादन बढ़ता है ओनली एट कॉन्स्टेंट रेट, केवल स्थिर अनुपात पर, और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। हमारा सीमांत खर्चा है जो उत्पादन करने का वो भी स्थिर हो जाता है। अब देखो इसे हमने टेबल के थ्रू किया,
लेबर को इंक्रीज़ किया 1 2 3 4 5, लैंड हमारी फिक्स है। देखिए अब टीपी को आप बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर पढ़ रहे हैं। 5 10 15 20 25, देखिए एमपी हमारी 5 5 आएगी, माइनस करेंगे 10 में से 5, 15 में से 10, मैंने सीधा ही लिख दिया। अगर इसको डायग्राम में पॉइंट्स के थ्रू बनाएंगे तो यहाँ मैंने टीपी लिया, देखो यहाँ मैंने एमपी लिया। टीपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होगा तो ये सीधी कर्व बनेगी। नीचे लेबर लेंगे, वेरिएबल फैक्टर लेंगे, एमपी कांस्टेंट है 5 5, तो ये भी हमारी जो कर्व है वो कांस्टेंट बनेगी एमपी। तो फर्स्ट डायग्राम में टीपी इज़ इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, टीपी जो है वो बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, जबकि सेकंड डायग्राम में एमपी और वेरिएबल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, जो वेरिएबल फैक्टर की एमपी है वो हमारी स्थिर है। तो ये थी हमारी कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। अब देखिए आते हैं इसके कॉजेज़, इसके क्या कारण हैं। तो देखिए फर्स्ट इसका कारण है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधन का अच्छे से प्रयोग होना, अनुकूलतम प्रयोग होना। व्हेन वी इंक्रीज एडिशनल फैक्टर ऑफ लेबर, जब हम लेबर की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाते हैं, अ स्टेज कम्स, एक ऐसी अवस्था आती है व्हेन फिक्स्ड फैक्टर गेट ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो सही ढंग से अनुकूल रूप से प्रयोग होने लग जाता है। तो एमपी जो लेबर की है वो मैक्सिमम हो जाती है, तो जिसके कारण वो कांस्टेंट हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। सेकंड पॉइंट देखिए आइडियल फैक्टर रेशो, मतलब स्थिर साधन अनुपात। जो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है ये क्या शो करता है, एक आइडियल रेशो, एक आदर्श अनुपात बताता है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, स्थिर और परिवर्तनशील साधन के बीच में। सो एमपी ऑफ फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, तो हमारा जो साधन का एमपी है वो कांस्टेंट हो जाता है एट इट्स मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम पे आने के बाद। फिर आता है मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग होता है। मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कम्बाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, जब हम एक स्थिर साधन के साथ वेरिएबल फैक्टर की एक अधिक इकाई को लगाते जाते हैं, ज़्यादा लगाते हैं, एक स्टेज आएगी व्हेन देयर इज़ बेस्ट पॉसिबल डिवीज़न ऑफ लेबर, हमारा जो काम है वो कई हिस्सों में इस ढंग से बढ़ जाएगा लोगों के बीच में, वेयर इट बी एफिशिएंटली यूज, जहाँ पर ये अच्छे तरीके से प्रयोग होगा। सो इट्स एमपी टेंड्स टू कांस्टेंट, तो एमपी कांस्टेंट हो जाएगी एंड इट्स मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम होने के बाद। तो ये था बच्चों कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है और कैसे अप्लाई होता है। थैंक यू।